गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अभी तक हमने इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत में आज हम ये लॉ एक्सीलेंस की जो ये पीडीएफ है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम फर्स्टली ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड फ्रंटियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात कर रहे हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ ये लैटिट्यूड्स है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तथा इसका जो देशांतरी जो विस्तार है उस देशांतरी विस्तार को हम इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट से लगाकर हम 97 डिग्री एंड 25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक हम इसको एक्सटेंड बता सकते हैं। फिर बढ़ते हैं नदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो कौन कौन से उत्तर की तरफ जो मोस्ट पॉइंट है, तो सबसे उत्तरतम जो बिंदु है जिसे इंदिरा कॉल कहा जाता है, और इंदिरा कॉल जो है उसके पास में आपके सियाचिन ग्लेशियर्स जो है वहां पर ये आपकी स्थित है, जो आपके काराकोरम रेंज में है। यानी भारत का जो सबसे उत्तरतम जो बिंदु है वह इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये आपके पूरा का पूरा इस प्रकार से रहेगा इसका उत्तरतम बिंदु। फिर इसके बाद इसके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है इसका वह है इसका टाइनी टाउन है, छोटा सा टाउन है जिसको किबितू कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। यानी भारत का जो एक्सटेंशन देखे, जैसे कि अगर हम इस प्रकार से डिवाइड करें तो इस डिवाइडेशन में आप देखिएगा सबसे उत्तरतम बिंदु यहाँ पर एक बिंदु, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। सबसे नॉर्थ वाला जो पॉइंट है वो है आपका इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल आपके यहाँ पर है। फिर इसके बाद ईस्टर्न पॉइंट की बात करें तो किबितू, किबितू आपका आया हुआ है यहाँ पर किबितू। और इस तरफ जो आया हुआ है वेस्टर्न माउंट पॉइंट जो है जिसे गौरमती कहा जाता है, ये लोकेट आया है आपके कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंतर्गत। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार, तो भारत का जो विस्तार है वो यहाँ तक पाया जाता है। तो अंडमान निकोबार तक में एक छोटा सा स्थान है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर मुख्य बिंदु यानी मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड में यहाँ पर भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, वह कहलाता है आपका कन्याकुमारी। टोटल लैंड बाउंड्री की बात करें तो लगभग 15,106.7 किलोमीटर इसकी लैंड बॉर्डर है, यानी पूरी की पूरी ये लैंड की बाउंड्री है। और उसके बाद कोस्ट लाइन, केवल और केवल कोस्ट लाइन की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन देखने को मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारत का जो एक्सटेंशन यहाँ पर है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर है आपका कन्याकुमारी, यहाँ पर है गौहरमोता और यहाँ पर है आपका किबितू। ये है यहाँ पर किबितू, यहाँ लिख रखा है किबितू, ये है गौहरमोता, यहाँ पर कन्याकुमारी और यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहाँ पर यानी अंडमान निकोबार पर यहाँ पर आपके नीचे की तरफ एक इंदिरा पॉइंट नाम का क्षेत्र है। फिर उसके फ्रंटियर्स की बात करें कि आसपास में कौन कौन से फ्रंटियर्स है, तो इंडिया की सबसे ज्यादा जो बाउंड्री लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे छोटी जो बाउंड्री लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री लगती है वह POK यानी पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी ये जो क्षेत्र है यहाँ पर छोटी सी एक बाउंड्री लगती है, अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है। तो नेबरिंग कंट्री की बात करें यानी कौन कौन से देश जो है भारत के साथ सीमा रखते हैं, तो जम्मू कश्मीर है जो आपका अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर में भी POK वाला जो क्षेत्र है वो उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद चाइना की बात करें तो चाइना की जो बाउंड्री है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। इसी प्रकार से बांग्लादेश की बाउंड्री वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम के साथ लगती है। भूटान की बात करें तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम की बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार की जो बाउंड्री है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। इसी प्रकार से नेपाल की बाउंड्री बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। पाकिस्तान की बाउंड्री की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान व गुजरात के साथ इसकी पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है। बहुत महत्वपूर्ण दर्रों की अगर बात करें तो जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत जो दर्रा है उसे कहा जाता है जोजिला। इट्स जास्कर रेंज यानी इट इज इन जास्कर रेंज, यानी जो जास्कर पर्वतमाला है उसके अंतर्गत आपको जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जोजिला दर्रा देखने को मिलता है। बनिहाल पास भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो दर्रे पाए जाते हैं उसके अंतर्गत आपके शीप की ला का मैंने बताया था अर्थ होता है जो दर्रा,
बारालाचा और रोहतांग जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। उत्तराखंड की बात करें तो यमाना, लिपुलेख और नीति ये 3 यहाँ पर पासेज देखने को मिलते हैं। पासेज का अर्थ होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई पहाड़ बनाया है और पहाड़ के बीच का ये जो गैप होता है ये वो पास कहलाता है। इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के अंतर्गत नाथुला तथा जेलपला ये 2 दर्रे सिक्किम के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बॉमडिला और दिहांग जो दर्रा है यहीं से आपके ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह इंडिया के अंतर्गत प्रवेश करती है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट के अंतर्गत थालघाट, भोरघाट, पालघाट ये 3 तो ही है। थालघाट को जो है मुंबई से नासिक की तरफ जाता है, भोरघाट जो मुंबई से पुणे की तरफ जो रोड जाता है वो भोरघाट से होते हुए गुजरेगा, पालघाट जो है वो थोड़ा सा आपके दक्षिण की तरफ, और इसके अलावा एक सैनकोटा नाम का एक और दर्रा भी देखने को मिलता है। अब कुछ बाउंड्री लाइंस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी बाउंड्री लाइंस जो है वो इंडिया के साथ लगी हुई है। तो सबसे पहले जो है रेड क्लिफ लाइन, तो रेड क्लिफ जो है भारत व पाकिस्तान के बीच खींची गई एक रेखा है। मैकमोहन रेखा है वह चीन और भारत के बीच खींची गई है। इसी प्रकार से डूरंड रेखा है जो पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन ये जो पार्ट है आपके भारत के अंदर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा 49वीं पैरेलल लाइन है, ये विश्व की अलग है। 49th पैरेलल लाइन जिसे यूएसए और कनाडा इससे अलग होता है। 38th पैरेलल जिसे कहा जाता है इससे नॉर्थ एंड साउथ कोरिया यानी उत्तरी और दक्षिणी कोरिया जो है इस 38वीं जो समांतर रेखा है यानी अक्षांश रेखा जो है उससे अलग होता है। इसके अलावा हिंडनबर्ग जो लाइन है वो जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। मैगिनोट लाइन जो है फ्रांस तथा जर्मनी को अलग करती है, और ऑर्डर नेसी जो लाइन है वो जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। विश्व के भूगोल के अंतर्गत भी आपके काम आता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें यानी जो कर्क रेखा है जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला राज्य है गांधीनगर, फिर है जयपुर, स्टेट को देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार से ये पास आउट होती है, और वहां पर इसका जो मान है यानी मान जो है वो कुछ इस प्रकार से, क्योंकि लाइन जो पास होती है कुछ इस प्रकार से पास आउट होती है। तो 23 डिग्री 10 मिनट पर कहाँ पर पास होती है? गांधीनगर से। फिर आपके जयपुर के अंतर्गत 26 डिग्री और 55 मिनट, और इस प्रकार से लास्ट 23 डिग्री 36 मिनट तक आपको इस प्रकार से कर्क रेखा का जो फैलाव है देखने को मिलता है। फिर आईएसटी की बात की थी हमने कि जीएमटी से 5.5 घंटे हमारा भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आगे रहता है। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वह भारत की मानक अक्षांश रेखा कहलाती है। और ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच पासिंग थ्रू द मिर्जापुर, यानी ये जो लाइन है वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से निकलती है। इंडियन स्टेट जो लाइन है विच पासेज थ्रू द 5 स्टेट्स, यानी कुछ 5 ऐसे स्टेट्स है जहां से ये लाइन पास आउट होती है, जिसके अंतर्गत यानी ये जो लाइन है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहाँ से गुजरती है। इस मैप के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये जो लाइन है आईएसटी, ये आईएसटी लाइन कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। तो ये जो स्टेट्स है वो टोटल है आपके 5, यानी 5 जो स्टेट है उस 5 स्टेट से तो निकलती है आपकी आईएसटी लाइन यानी भारत मानक अक्षांश रेखा, और 8 राज्यों से निकलती है आपकी जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं या इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये लाइन गुजरती है। फिर उसके अलावा कहते हैं इंडिया इज द ट्रॉपिकल कंट्री के बारे में बात करें तो भारत का जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार, द टेम्परेट पार्ट ऑफ द नॉर्थ एंड ट्रॉपिक, यानी जो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का जो चित्र होता है वह ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। बट इंडिया has also been treated as the tropical country to two different regions, the physical and cultural, यानी यहाँ पर फिजिकल और कल्चरल यानी सांस्कृतिक और भौतिक कारकों के कारण इसे फिजिकल रीजन्स क्या है? इंडिया कंट्री इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया बाय हिमालय, यानी फिजिकल रीजन क्या है इसके पीछे? तो भौतिक कारक ये है कि जो हिमालय है वह एशिया और के जो दूसरे जो कल्चर आपकी जो क्लाइमेट है उससे भारत को बिल्कुल अलग करता है। Its climate and dominated by the tropical monsoon and the temperate air mass are blocked the Himalaya, यानी जो एशिया से आने वाली जो ठंडी हवा है उसको ये रोकता है। तो इस प्रकार से ये भी कारण फिजिकल कारक दिया जा सकता है।
फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो हमने इसकी फिजियोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था। तो फिजियोग्राफी के अंतर्गत सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था वो था आपके हिमालय का, ठीक है। तो हिमालय का हमने स्टार्ट किया था। तो हिमालय का जो स्टार्ट है, तो हिमालय आर द यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल, देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर लाइक ए रिजिड एंड स्टेबल पेनिनसुलर रॉक, यानी काफी कोमल चट्टानों के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो जो मेन जो 4 रीजन है वो इस प्रकार से आपके दे रखे थे। हिमालय रीजन की बात करें तो हिमालय रीजन को हम पढ़ रहे थे, बाकी का हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम हिमालय की बात करते हैं। फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी इज द आउटकम टू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। द नॉर्थ हैज वास्ट एक्सपेंस द रग्ड टोपोग्राफी consisting of series mountain ranges, the varied peak, beautiful valleys and deep gorge। यहाँ पर आपको बहुत बहुत ऊंची चोटियाँ, अलग अलग ऊंचाई की चोटियाँ, बहुत सुंदर और घाटियाँ तथा बहुत गहरे गॉर्ज आपको देखने को मिलता है। तो विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन है उसके आधार पर हमने इसको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको इतने भागों में डिवाइड किया। जो सबसे पहला जो भाग है वो है नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, यानी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र तथा उत्तरी पूर्वी जो पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत आपके पूर्वांचल की पहाड़ियों को शामिल करते हैं, और द नॉर्दर्न जो माउंटेन्स है उसके अंतर्गत आपके हिमालय को शामिल करते हैं। फिर है आपका नॉर्दर्न प्लेन, जो आपका महान जो 3 नदियां है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनका जो बना हुआ जो मैदान है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। फिर उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन के बाद द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंतर्गत आपका जो दक्षिण का जो पठार है वह दक्षिण का पठार इसके अंदर शामिल किया जाता है। फिर है द इंडियन डेजर्ट, ये आपका थार का मरुस्थल क्षेत्र है जिसे पश्चिमी रेतीला मरुस्थल भी कहा जाता है। द कोस्टल प्लेन, यानी भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो इसके अंदर शामिल किया जाएगा, और उसके बाद आएंगे आपके द्वीप समूह। तो सबसे पहले द नॉर्थ एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न माउंटेन की बात करें तो हिमालय की हम बात कर रहे थे, जो हिंदी की क्लास रही थी उसके अंतर्गत। द नॉर्थ एंड नॉर्दर्न ईस्ट माउंटेन कंसिस्ट ऑफ द हिमालय एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल्स, यानी मुख्य हिमालय तथा जो उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको इसके अंदर शामिल किया जाता है। ये सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन, यानी 3 पर्वत श्रृंखलाओं की सीरीज आपको देखने को मिलता है। द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दीज रेंजेस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी इसकी जो विस्तार है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि काफी चौड़ाई के अंतर्गत लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई के अंतर्गत देखने को मिलता है। हिमालय इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम, सिक्किम के अंतर्गत भी आपको, और दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है वहां पर भी आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये हिमालय का आपका पूरा रीजन आपके कंप्लीट हो चुका था। हिमालय को हमने 3 भागों के अंतर्गत डिवाइड किया था, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जो थे हमारा मिडल हिमालय, जिसे हिमाचल हिमालय है, वो कल की क्लास के अंतर्गत कंप्लीट हो गया। इन द बिटवीन ऑफ शिवालिक, यानी शिवालिक एंड द साउथ एंड द ग्रेटर हिमालय इज द इन द नॉर्थ, यानी इसकी दक्षिण के अंतर्गत शिवालय है और उत्तर की तरफ आपको ग्रेट हिमालय देखने को मिलता है। यानी शिवालिक तथा ग्रेट हिमालय के जो बीच का जो क्षेत्र है उसे हम मिडल हिमालय या हिमाचल हिमालय के रूप से जानते हैं। द लोअर हिमालय, यानी रेंजेस आर द 60 to 80 किलोमीटर वाइड, यानी 60 से 80 किलोमीटर ये चौड़ी है, और लगभग 2400 किलोमीटर लंबी आपको ये श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। एलिवेशन वेरी फ्रॉम द, यानी जो एलिवेशन है औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 3500 से 4500 मीटर तक आपको देखने को मिलते हैं, यानी 3.5 किलोमीटर से लगभग 4.5 किलोमीटर ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। द लोअर हिमालय, यानी जिसे मध्य लोअर हिमालय भी कहा जाता है, स्टीप बार सदर्न स्लोप, यानी दक्षिण की तरफ इसका ढाल देखने को मिलता है। जेंटलर फॉरेस्ट कवर्ड एंड नदर्न स्लोप्स, जो उत्तरी जो ढाल है वो काफी आपको जंगलों से ढके हुए देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो है शिवालिक, शिवालिक की बात करते हैं। ये आपके दक्षिण से स्टार्ट किया, और शिवालिक जो है, तो शिवालिक जो हम पढ़ना रह गया था हमारे, तो लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट प्लेन्स, यानी जो महान मैदान है उसके उत्तर की तरफ, एंड लेजर हिमालय, यानी जो मध्य हिमालय है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे उप हिमालय या शिवालिक के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें, एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम द 600 टू 1500 मीटर, यानी 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। रन्स फॉर द डिस्टेंस, यानी लगभग 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस ये रखते हैं। पोटवार का पठार जो वेस्ट में आपके पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पोटवार का जो
प्लेट्यू है, पठार है, जो आपके पश्चिम की तरफ है, राजस्थान के ठीक ऊपर की तरफ का जो है, वहां से लगाकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। चौड़ाई की बात करें तो विड्थ ऑफ द शिवालिक वेरीज फ्रॉम द 50 किलोमीटर इन द हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत इसकी जो चौड़ाई है वह आपको 50 किलोमीटर देखने को मिलती है, और अरुणाचल प्रदेश की तरफ यानी आप दक्षिण की तरफ जाओगे तो इस प्रकार, यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है यानी 50 किलोमीटर, और इस तरफ जाओगे तो केवल और केवल 15 किलोमीटर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिएगा आप इस प्रकार से समझना है कि इसको अगर हम इस प्रकार से बनाए तो यहाँ पर 50 किलोमीटर ये चौड़ाई रखता है, यहाँ पर केवल 15 किलोमीटर रखता है। They are the almost unbroken chain than low and hills except for a gap of 80 to 90 kilometer which is occupied by the valleys of the Tista River and Redek River, यानी तीस्ता और रेडक रिवर के बीच तक इसकी जो कह सकते हैं कि इसकी चौड़ाई जो है वो आपको जो गैप है वो आपको 80 से 90 किलोमीटर देखने को मिलता है। वैलीज अ पार्ट ऑफ द सिंक्लाइन एंड हिल्स आर द पार्ट ऑफ द एंटीक्लाइन, यानी जो घाटियां बनती है वो इस प्रकार से, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जो है वो किस प्रकार से बनते हैं, तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जो है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ का जो चित्र होता है ये बीच वाला चित्र, यहीं पर आपको वैली या घाटी देखने को मिलती है। इसके बाद जो क्षेत्र रहता है आपके ग्रेट हिमालय रहता है, ये सबसे ऊपर का जो क्षेत्र है जो ट्रांस हिमालय के से और जो मध्य हिमालय है उससे अलग होता है। इज आल्सो नोन एज इनर हिमालय, इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, केंद्रीय हिमालय भी कहा जाता है, और इसे हिमाद्री भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ ढकी रहती है। इट इज मेनली फॉर द क्रिस्टलाइन यानी ग्रेनाइट तथा नीस प्रकार की जो चट्टान है उसके अंतर्गत जो वलन पड़े हैं उसके कारण इसका निर्माण हुआ है। इसके अंतर्गत जो सेडिमेंट्स यानी लाइमस्टोन की जो चट्टानें हैं, चूने की चट्टानें देखने को मिलती है। यहाँ पर द हिमाद्री टर्मिनेट्स abruptly at the साइनेक्सियल बैंड। साइनेक्सियल बैंड का अर्थ होता है कि यहाँ पर हिमाद्री का जो बैंड है वो इस प्रकार से आप देखिएगा, यहाँ पर जैसे उत्तरांचल पहाड़ क्या होती है वहां पर आपको इस प्रकार का बैंड देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये जो बैंड होता है ये साइनेक्सियल बैंड कहलाता है, यानी ऐसे लगता है कि यहाँ पर बीच में जब प्रेशराइज हुआ यानी भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कनेक्शियल बैंड यहाँ पर बना। तो ये जो बैंड है इस बैंड का ये जो हिस्सा है ये आपके पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। वन ऑफ द नंगा पर्वत इज द नॉर्थ वेस्ट एंड द अदर वन द नामचा बरवा इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी यहाँ पर नंगा पर्वत है और नंगा पर्वत से लगाकर यहाँ पर लास्ट में नामचा बरवा तक ये इस प्रकार से फैला हुआ है। हिमालय को भी अलग अलग भागों में सब डिविजन में डिवाइड किया जाता है। तो एक सिडनी बुर्रार्ड नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस प्रकार का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन बताया। तो सबसे पहले है कश्मीर हिमालय। अब कश्मीर हिमालय है उसके अंतर्गत दो नदियां यानी सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज, यहाँ पर मैं एस लिख देता हूँ, सिंधु और सतलज नदी यानी सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल जो हिमालय है उसके अंतर्गत हम सतलज तक हम पहुंच चुके हैं। सतलज और काली, सतलज एस और काली, इन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका हिमाचल हिमालय कहलाता है। इसके अलावा दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय जो इसके नेपाल हिमालय भी कहा जाता है। तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आपके काली और तिस्ता नदी, काली और तिस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो इस सिक्किम हिमालय के अंतर्गत रखा जा सकता है। अरुणाचल हिमालय जो है उसके अंतर्गत आपके तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी का जो बीच का क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद ईस्टर्न जो हिल्स है वो रह जाती है। तो यहाँ पर आपके ईस्टर्न हिल्स जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ईस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, वेस्टर्न हिमालय और काराकोरम, काराकोरम जो है वो आपका ट्रांस हिमालयन क्षेत्र का क्षेत्र है। फिर बात करते हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय ये आपकी कश्मीर वैली का काफी इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइज बिटवीन द इंडस एंड द रावी रिवर, ये इंडस और रावी नदी यानी सिंधु नदी और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। कंप्राइज ए सीरीज ऑफ द रेंज सच एज द काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब। यहाँ पर आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब जैसी चट्टान जो पर्वत श्रृंखला है देखने को मिलती है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालय इज इन द कोल्ड रीजन विच इज द बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड काराकोरम, यानी महान हिमालय तथा काराकोरम के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कोल्ड डेजर्ट के रूप में यानी लेह लद्दाख के रूप में जाना जाता है। बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड द पीर पंजाल, यानी महान हिमालय तथा पीर पंजाल के बीच में लाइज द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड फेमस डल लेक, जो डल लेक है और कश्मीर की जो घाटी है
वह आपको पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में देखने को मिलता है। पीर पंजाल इज ए पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय। तो पीर पंजाल जो मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसके बीच में तथा ग्रेट हिमालय के बीच में आपको कश्मीर की घाटी तथा डल लेक आपको देखने को मिलता है। इंपोर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ द साउथ एशिया सच एज बाल्टेरो एंड सियाचिन इज आल्सो फाउंड इन द रीजन। यानी बहुत विश्व प्रसिद्ध एशिया के जो सबसे बड़े बड़े जो हिम नदियां हैं, जो बाल्टेरो और सियाचिन है, वह भी आपको इसी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। द कश्मीर हिमालय इज आल्सो द फेमस ऑफ द करेवास। करेवास जो है, करेवा एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसके अंतर्गत आपके सैफरॉन यानी जो केसर की जो खेती है या जाफरान जिसे कहा जाता है, उस जाफरान की जो कृषि है यहाँ पर काफी अधिक देखने को मिलता है। ए लोकल वेराइटी ऑफ सैफरॉन, यानी वहाँ की लोकल वेराइटी ऑफ सैफरॉन जिसे जाफरान कहा जाता है, ये जाफरान जो है ये करेवा के अंतर्गत देखने को मिलता है। करेवा जो है वो कह सकते हैं एक प्रकार के डिपोजिट्स है, यानी अच्छी मिट्टी के डिपोजिट्स है, वहां पर इस प्रकार के सैफरॉन की खेती देखने को मिलती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पासेज इन द रीजन आर द जोजिला दर्रा आपको देखने को मिलता है। कल की जो क्लास थी उसके अंतर्गत मैंने काफी अच्छा तरीके से बताया है कि यहाँ पर आपको ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आपको इस प्रकार के दर्रे देखने को मिलते हैं। तो ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आपका जोजिला है, बनिहाल ऑन द पीर पंजाल के अंतर्गत आपको ये बनिहाल दर्रा है। इसके अलावा फोटूला दर्रा जस्कर श्रेणी के अंतर्गत है। खारदुंगला जो दर्रा है वो आपके लद्दाख के अंतर्गत, खारदुंगला जो है आपको लद्दाख के अंतर्गत, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है खारदुंगला दर्रा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और दर्रे के लिए इस प्रकार का जो साइन है वो रखा जाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रेश लेक्स, यानी कहीं कहीं पर आपको साफ पानी की झीलें भी देखने को मिलती है, जिसमें से एक तो है डल झील और एक है वुलर झील। डल और वुलर झील है आपको मीठे पानी की झीलें देखने को मिलती है, और वहां पर नम खारे पानी की झील भी देखने को मिले, जैसे कि पोंगतोस जो है और तस्सो मोरी जो है, वो आपके दो खारे पानी की झीलें भी देखने को मिलती है। इनको आपके वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के रूप में यह भी हाल ही के दिनों में इसको सूचीबद्ध किया गया है। द रीजन इज द ड्रेन बाय द रिवर इंडस, यानी इंडस नदी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी जो शाखाएं हैं उन वो भी यहाँ पर आपको यहाँ से निकलती हुई देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत आपके झेलम है, चिनाब है। झेलम और चिनाब उसकी सहायक नदियां हैं। झेलम इन द वैली ऑफ कश्मीर स्टिल इज यंग स्टेज, ये काफी युवा अवस्था के अंतर्गत देखने को मिलती है। येट फॉर्म द मियांडर, यानी इसके अंतर्गत अभी भी मियांडर नहीं है। मैंने मियांडर का अर्थ होता है नदी इस प्रकार से बलखातर हुआ चलती है। इट type typical features or associate with the mature stage in the evolution of fluvial and landform, यानी यहाँ पर आपके मेच्योर एज के अंतर्गत एलिवेशन और फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। फिर है आपका हिमाचल हिमालय, जो आपका सेकंड वार्ट है। ये आपका फर्स्ट हिमालय का पूरा डिटेल में स्टडी हो गया। सेकंड जो है इट्स लाइज बिटवीन द रावी एंड द वेस्ट, यानी इसके अंतर्गत रावी और काली के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा नदी की जो सहायक नदी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ड्रेन्ड बाय टू मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी गंगा नदी और सिंधु नदी का जो तंत्र है उसके बीच का जो क्षेत्र है वह हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत देखा जाता है। हिमालय इज द एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख और कोल्ड डेजर्ट विच इज द लाइज द स्पीति एंड सब डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति। लाहौल और स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको कोल्ड डेजर्ट भी देखने को लद्दाख के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑल ऑफ थ्री रेंजेस द हिमालय आर द प्रोमिनेंट इन द दिस सेक्शन आल्सो, यानी हिमालय की तीनों ही जो श्रृंखला है वो यहाँ पर आपको टच होती हुई मिलती हुई देखने को मिलती है, यानी तीनों ही जो श्रृंखला है वो यहाँ पर टच होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं इस प्रकार से बता देता हूँ, ये आपके इस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर। दीज आर द ग्रेट हिमालयन रेंज, द लेसर हिमालय विच इज द लोकली नोन इज द धौलाधर, यानी यहाँ पर इसको धौलाधर कहा जाता है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। नाग टिब्बा कहा जाता है उत्तराखंड के अंतर्गत। शिवालिक रेंज फ्रॉम द एंड द शिवालिक रेंज फ्रॉम द नॉर्थ दो साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ इसको शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। द टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द दिस रीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फिजियोग्राफी आर द शिवालिक एंड दून फॉर्मेशन, यानी दून फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। दून और द्वार क्या होता है, तो हमने कहा था कि यहाँ पर जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें पश्चिम में दून कहा जाता है और जो पूर्व में है उसे द्वार कहा जाता है। जैसे कि आपके देहरादून है और उसकी तरफ पूर्व की तरफ जाएंगे तो वहां पर मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आपको हरिद्वार देखने को मिलता है।
सम इम्पोर्टेंट ड्यून्स लोकेटेड इन दिस रीजन आर द, जैसे कि यहाँ पर चंडीगढ़, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून, ये कुछ दून्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। देहरादून इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ड्यून्स, यानी इन सभी घास के मैदानों में से सबसे बड़ा जो दून है वो आपका देहरादून है। अप्रोक्सीमेट जो इसकी लेंथ है वह आपको 35 से 45 किलोमीटर आपकी चौड़ाई देखने को, लंबाई देखने को मिल सकती है। चौड़ाई की बात करते हैं 22 से 25 किलोमीटर चौड़े देखने को मिलते हैं। इन द ग्रेट हिमालय रेंज द वैलीज आर मोस्टली इनहेबिटेड इन द भोटियाज, यानी यहाँ पर भोटियाज नाम की एक जनजाति निवास करती है और ये नोमैडिक ग्रुप के अंतर्गत आती है। नोमैडिक का अंतर्गत का अर्थ होता है कि ये अपना ऋतु प्रवास करते हैं। जब भी बर्फ छा जाती है उत्तरी पहाड़ों पर तो ये नीचे आ जाता है, जब भी बर्फ पिघलती है तो वापस ऊपर चले जाता है। वो माइग्रेट टू बुग्याल्स, बुग्याल्स जो है जो समर ग्रासलैंड जो होते हैं, कल की क्लास के अंतर्गत बताया था कि जो ग्रीष्मकालीन घास के जो मैदान होते हैं मैदान वही है, उन्हें बुग्याल कहा करते हैं। और जो आपके शीतकालीन जो है उसे प्यार के नाम से भी जाना जाता है। द फेमस वैली ऑफ फ्लावर, यानी फूलों की घाटी यहीं पर इसी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। यहाँ पर ये है आपके पिलग्रिमाज जो है सच इज द गंगोत्री, यमुनोत्री या केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इज आल्सो सिचुएटेड इन दिस पार्ट, यानी जितने भी आपकी जो चार धाम है वो चारों जो कह सकते हैं कि यहाँ पर धाम पिलग्रिम्स जो है वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। आल्सो नोन एज द 5 फेमस द प्रयाग, यानी यहाँ पर 5 जो प्रमुख प्रयाग है। प्रयाग का अर्थ होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक नदियां एक दूसरे मिलती है। तीसरा जो पार्ट है द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय बॉर्डर्ड बाय द नेपाल, इस जो भाग है इसकी जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है। इन द वेस्टर्न एंड द भूटान हिमालय इज आल्सो इन द ईस्ट, इट इज रिलेटिवली स्मॉल बट इट इज ए नॉट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द हिमालय, यानी ये काफी छोटा है और ये आपके हिमालय का एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जा सकता है। नॉन ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स द तीस्ता नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। और कंचनजंगा जो है कंचनगिरी भी कहा जाता है और कई प्रमुख जो घाटियां है, नदी घाटियां, वो आपको देखने को मिलता है। ये कंचनजंगा जो है वो भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। द हायर रिचेज ऑफ द दिस रीजन आर द इनहेबिटेड बाय द लेप्चा ट्राइब, यहाँ पर आपको लेप्चा नाम की जनजाति देखने को मिलती है। while the southern part of the particularly the Darjeeling Himalaya is also mixed population of the Nepals, Bengalis and the tribal from the Central Asia, इसके यहाँ पर आपको इस प्रकार की ट्राइब्स भी देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर देखें मिस्मी, अबोर, मिरी, डफला, डफला, मिरी, अबोर, मिस्मी, ये कुछ पहाड़ियां हैं और इस पहाड़ियों के ऊपर ये आपके ग्रेट हिमालय के अंतर्गत डफला, मिरी, अबोर, मिस्मी और यहाँ पर है दीफू पास आपको देखने को मिलता है। फिर आपके एब्सेंस ऑफ द शिवालिक फॉर्मेशन इन प्लेस ऑफ द शिवालिक, हियर द डूर फॉर्मेशन इट इज इम्पोर्टेंट विच इज हैव आल्सो बीन यूज्ड द डेवलपमेंट ऑफ द टी गार्डन, यहाँ पर आपको चाय के बागान भी देखने को मिलते हैं। लास्ट 4th नंबर पर दे रखा है अरुणाचल हिमालय, ये आपका हिमालय का या भूटान हिमालय का बड़ा हुआ भाग है जो दीफू का जो दर्रा है वहां तक फैला हुआ है। द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंज इज द फ्रॉम द साउथर्न टू साउथ से, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका विस्तार देखने को मिलता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स, यानी यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण चोटियों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कांगटू और नामचा पर्वत देखने को मिलता है। देखिएगा यहाँ पर आपके नामचा पर्वत, ये नामचा पर्वत बरवा जो पर्वत है यहाँ आपको देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसी क्षेत्र के अंतर्गत दिस रेंज इज डिसेक्टेड बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पर काफी तेज गति से बहती हुई नदियों का क्षेत्र देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफी बड़े बड़े यहाँ पर गॉर्ज बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बहती है थ्रू द डीप गॉर्ज, ये काफी गहरे गॉर्ज से बहती है। आफ्टर द क्रॉसिंग नामचा बरवा जो पर्वत है उसको पार करने के बाद ये काफी गहरे गॉर्ज से होकर बहती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर्स, यानी उसकी सहायक जो नदियों की बात करें तो कैबान है, सुबनश्री है, दिहांग, दिबांग, लोहित यहाँ की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इसके साथ देखने को मिलती हैं, जहां पर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के कुछ प्लांट्स भी अलग अलग कंट्रीज के देखने को मिलते हैं। द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द अरुणाचल हिमालय इज द न्यूमरस एंड ऑथेंटिक ट्राइबल कम्युनिटी इनहेबिटिंग इन दिस एरिया, यहाँ पर
भारत की सबसे पुरानी पुरानी जो जनजातियां हैं, जिसके अंतर्गत आपके अगर जनजातियों की बात करें तो नेग्रिटो प्रकार की जनजाति आपको देखने को मिलते हैं। सम ऑफ द प्रोमिनेंट वंस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द मोनपा, यानी अगर हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट की तरफ कुछ जनजातियों की बात करें तो मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निशी और नागाज, ये आपको यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो ये जो ट्राइब्स है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ द दीज कम्युनिटीज इज प्रैक्टिसाइज्ड इन झूमिंग, यानी ये झूमिंग कल्टीवेशन करती है, यानी स्लेश एंड बर्निंग, या इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एक स्थान को जला दिया जाता है और उसकी राख को यूज किया जाता है खाद के रूप में। जब तक उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहती है तब तक उसका यूज करते हैं, उसके बाद नए जंगलों को काटा जाता है और काटने के बाद उसको जलाया जाता है। इस प्रकार से ये स्लेश एंड बर्निंग चलता रहता है। दिस रीजन रीच बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर आपको जैव विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है। ड्यू टू रग्ड टोपोग्राफी द इंटरवैली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज आर नॉमिनल, hence the most of the interaction are carried through the द्वार रीजन्स along with the अरुणाचल असम बॉर्डर। यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का इतना डेवलपमेंट नहीं हो रखा है। द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन की बात करते हैं, द पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम हैविंग देयर जनरल alignment from the north to south direction, they are known by the different local names, यानी यहाँ पर काफी यानी जो ट्राइब्स है उनको लोकल नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर पटकाई ब्रूम, नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द साउथ एज द मिजो एंड लुसाई हिल्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये यहाँ के लोकल नाम है। दीज आर द लो हिल्स, काफी कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं, इनहेबिटेड बाय द न्यूमरस ट्राइबल ग्रुप्स प्रैक्टिसिंग झूम कल्टीवेशन, यानी यहाँ पर कई ऐसी इस प्रकार की प्रजातियां रहती हैं जो झूम एग्रीकल्चर करती है। द बराक इज द इम्पोर्टेंट रिवर इन द मणिपुर एंड मिजोरम, बराक नदी जो है मणिपुर और मिजोरम में एक महत्वपूर्ण नदी है। द फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर इज यूनिक बाय द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज लेक, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक है जिसे लोकटक झील के नाम से जाना जाता है। इस लोकटक झील को यानी मिजोरम का जो स्टेटस है उसको मोलेसिस बेसिन के भी नाम से भी जाना जाता है, विच इज मेड ऑफ द सॉफ्ट अनकंसोलिडेट जो डिपॉजिट है उससे यहाँ पर मोलेसिस बेसिन बना है जिसे मोलेसिस कहा जाता है। लोकटक झील के अंतर्गत आपको तैरते हुए बगीचे या सफेद बाग भी आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर द नागालैंड फॉर द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, यानी नागालैंड के अंतर्गत जितनी भी जो ट्रिब्यूटरी बहती है वो सारी की सारी ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती है। while the two rivers of the Mizoram and Manipur are the ट्रिब्यूटरी ऑफ द बराक रिवर, बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी जो है उसके बीच में आपको मिजोरम और मणिपुर देखने को, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ मेघना, यानी मेघना नदी की है जो ट्रिब्यूटरी के रूप में जानी जाती है। फिर आता है आपका नर्दर्न प्लेन, उस नर्दर्न प्लेन को हम वापस हिंदी में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपका पूरा ये समझ गया। ये रीजन आपके बाकी रह गया था जो आपके पूर्वांचल की पहाड़ियों के अंतर रूप में जाना जाता है। धन्यवाद। आज के लिए YouTube पर आपकी क्लास उपलब्ध रहेगी।